Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read history of 7th class, chapter 2, Kingdom of South India, दक्षिण भारत के राज्य. It is believed that in the early medieval period of Indian history, the northern and southern part of our country come into closer contact. The three important reasons for this are as follows. ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में देश के उत्तरी और दक्षिण भाग के राज्य के बीच निकटता बढ़ गई थी. इस निकटता के तीन मुख्य कारण थे. फर्स्ट था, दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्य ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया. सेकंड है, दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हुए. और थर्ड है, दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रण दिया. इसमें जो बताया है कि दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मण को भू प्रदान की गई. परस्पर स्वरूप विशाल भारत में देश के दोनों भागों में राज्यों के बीच निकटता बढ़ने लगी और देश उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य इस प्रकार अलग अलग नहीं रहे जिस प्रकार से वे प्राचीन काल में थे. The Pallavas rose to power in the 4th century. द पल्लव्स में क्या बताया है कि जो ये पल्लव थे, 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी से दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ. नरसिंह वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रतापी शासक हुए थे. नरसिंह वर्मन प्रथम के चालुक्य राजा पुलकेशिक द्वितीय को युद्ध में पराजित कर बदामी को जीतने वाले का उपाधि धारण की तथा कांचीपुरी में अपनी राजधानी बनाई. कालांतर में जो चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूटों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा. नेक्स्ट पेज पर देखिए, द मेन फ्यूचर ऑफ द पल्लव शासन काल की विशेषताएं. तो फर्स्ट क्या है, पल्लवों का जो शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था. सेकंड था, इस काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई जिसका श्रेष्ठ उदाहरण पल्लवों को द्वारा बनाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र था. थर्ड है, यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई. फोर्थ है, अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था. और फिफ्थ है, पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें कांची के धर्मराज व कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में समुद्र तट पर चट्टान को काटकर बनाए गए रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं. द राजकूट. चालुकाल्य राज कीर्तिवर्मन के समांतर दंतु दुर्ग के राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी. राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते थे. कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा ध्रुव, धाराव्रत, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे. इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी जो कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार के लिए राजपूतों को गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से सतत संघर्ष करना पड़ता था. मेन फ्यूचर ऑफ राजपूत डायनेस्टी. राजपूत शासन काल की विशेषताएं. तो क्या थी, राष्ट्रकूट राजा शिक्षा एवं कला के संरक्षण थे. प्रथम उच्च कोटि के लेखक भी थे और इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें शिव की और विष्णु की प्रतिमाएं ज़्यादा बनवाई गई थीं. इसमें जो मैप बताया है इसमें आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान है और इसमें जो नदियां दी हुई हैं जैसे कि नर्मदा नदी, तृप्ति नदी है ना, इसमें ये सब आप इस मैप में देख सकते हैं. नेक्स्ट नीचे देखिए आप,
द चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य राजकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। मेन फ्यूचर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो चालुक्य शासन काल की मुख्य विशेषताएं। तो फर्स्ट क्या है, चालुक्य राजा उदार व कला के प्रेमी थे। सेकंड, वे सभी धर्मों को आदर करते थे और ब्रह्मा विष्णु और शिव में इनकी विशेष आस्था थी। ये उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से स्पष्ट होता है। थर्ड है, चालुक्य राजा की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, ये हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाते थे। नेक्स्ट नीचे है द चेर किंगडम, चेर राज्य। अशोक के शिल्प लेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल में हुई है। इनके राज्य में मालाबार, त्रवणकोण, कोची चीन सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार बड़े केंद्र थे। नेक्स्ट है द पांडे किंगडम, पांड्य राज्य। पांड्य वंश की प्राचीन तमिल राज्यों में से एक प्रमुख वंश था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। पांड्य राजाओं में अति केसरी प्रसिद्ध शासक रहा, जिसमें 7वीं शताब्दी में चेरों को हराया और चालुक्यों के साथ लेकर पल्लवों को हराया तथा अपना राज्य विस्तार एक छोटे से भाग में किया। 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांडवों की शक्ति अपनी मतलब ज़्यादा बढ़ गई, पहुँच हो गई इन लोगों की, जो 13वीं शताब्दी के अंत तक ये राज्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट है द चोल एम्पायर, चोल साम्राज्य। 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों व कर्नाटकों पर शासन करने वाले चोल वंश दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। इस काल में चोल राजाओं को इतिहासकारों से शाही चोल कहा गया। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जिसमें तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया। मेन फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। तो फर्स्ट क्या थी, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता था। सेकंड था, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत जिले में विभक्त था। थर्ड है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे, जिसमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। ये ग्राम सभाएं 3 भागों में डिवाइड की थी, जिसमें फर्स्ट था उर, ये ग्राम के आम लोगों की सभा होती थी। सेकंड था सभा एंड महासभा, तो इस सभा में विद्यमान ब्राह्मण होते थे। और थर्ड था नगरम, तो नगरम में व्यापारी, दुकानों और शिल्पी प्रमुख रूप से होते थे। इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था। चोल साम्राज्य की जनजीवन बहुत संपन्न था। कृषि तथा व्यापार उन्नत व्यवस्था में थे। राज्य की आय में मुख्य स्रोत भूमि कर और व्यापार कर थे। व्यापार तथा संचारण सुविधाओं के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था भी थी इस समय, और विदेशों से व्यापार किया जाता था। सिंचाई हेतु अनेक तालाब भी बनवाए गए, जिसमें रखरखाव ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है सोसाइटी, समाज। ब्राह्मणों का समाज में सर्वोत्तम स्थान था। सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा व्यापारियों तथा शिल्पियों का समाज में अधिक सम्मान होता था। स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी इस समय, और उनके समाज में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी विभिन्न विषयों पर ज्ञान दिया जाता था, और सार्वजनिक कार्यों में जनता परस्पर एक दूसरे का सहयोग की भावना रखती थी। नेक्स्ट है रिलीजियंस, धर्म। तो दक्षिण भारत के प्रमुख धर्म हिंदू था।
चोल राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। अधिकांश शासन शैव मत को मानने वाले थे। फिर भी अनेक चोल राजाओं ने विष्णु मंदिर बनवाए और बौद्ध विहारों को दान भी दिया। नेक्स्ट नीचे देखिए आप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला एवं स्थापत्य। इसमें क्या है, तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है, गंगई गोंड चोलपुरम में चोलों द्वारा अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया है ना। और चोल राजाओं ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए बड़ी उदारता से धन और भूमि का दान दिया। चोलों के काल में मूर्ति निर्माण का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसमें अधिकांश मूर्तियां पत्थर और कांस की बनाई गईं। कांस की मूर्ति में नटराज के विभिन्न रूप की कला एवं सौंदर्य की विश्वविख्यात है। मंदिरों की दीवारों पर मूर्ति एवं चित्रों से सजाया जाता था, जैसे राज दरबार, युद्ध, पूजा, भक्ति तथा संगीत व नृत्य के चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है पीछे लिटरेचर, साहित्य। तो साहित्य में क्या था, इसमें फर्स्ट था, चोल शासकों के काल में संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई थी। सेकंड है कंबन में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना तमिल भाषा में की। और थर्ड है दक्षिण के प्रसिद्ध महाकाव्य थे मेखल थे। तमिल साहित्य ने इन्होंने रामायण और महाभारत की समकक्ष माना जाता है। और फोर्थ है, इन महाकाव्य से दक्षिण के आरंभ इतिहास की मुख्य जानकारी प्राप्त हुई। 8वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक का काल दक्षिण भारत के इतिहास का नव जागरण का काल रहा है। इस काल में राजनीति, संस्कृति, धार्मिक क्षेत्रों के साथ साथ कला का व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।